1828 में दुनिया बदल रही थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बदलाव की एक चिंगारी जलाई थी। लोग आजादी और समानता के लिए तरस रहे थे। यह बड़े उथल-पुथल का समय था जब फ्रेंच कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने प्रिंट्स की एक पावरफुल सीरीज बनाई। उन्होंने इसे द मार्च ऑफ प्रोग्रेस कहा। सोरियो के आर्टवर्क ने दुनिया भर के लोगों के एक भव्य जुलूस को दर्शाया। वे एकता और सद्भाव में साथ चल रहे थे। यह कोई साधारण सभा नहीं थी। यह सोरियो के यूटोपियन विजन का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन था। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा जो अत्याचार और अत्याचार से मुक्त हो। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां लोकतंत्र सर्वोच्च हो। इस आदर्श भविष्य में राष्ट्र शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहेंगे। वे अपनी साझा मानवता का जश्न मनाएंगे। सोरियो के आर्टवर्क ने 48 के क्रांतियों की भावना को दर्शाया। ये क्रांतियां पूरे यूरोप में फैल गईं। वे लोकतांत्रिक सुधारों की इच्छा से प्रेरित थे। सोरियो के प्रिंट्स ने बदलाव के लिए तरस रहे लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को प्रतिध्वनित किया। उनकी कला लोकतांत्रिक आंदोलन का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई। सोरियो का आर्टवर्क प्रतीकवाद से भरपूर था। हर एलिमेंट को एक गहरा अर्थ बताने के लिए केयरफुली चुना गया था। जुलूस में सबसे आगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थी। वह एनलाइटनमेंट की मशाल अलोफ्ट रखे थी। यह तर्क और प्रगति के मार्गदर्शक प्रकाश का प्रतीक था। उसने लोगों को एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ने का इशारा किया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पीछे हर वर्ग के लोग एक साथ चल रहे थे। वे अलग अलग देशों के नाम वाले बैनर लिए हुए थे। ये झंडे नए उभरते राष्ट्र राज्यों का प्रतिनिधित्व करते थे। वे पुराने साम्राज्यों के बंधनों से मुक्त हो रहे थे। लोगों द्वारा पहनी गई पोशाक उनकी राष्ट्रीय पहचान को उजागर करती है। इसने राष्ट्रीय चेतना की बढ़ती भावना पर जोर दिया। सोरियो के रंग के इस्तेमाल ने प्रतीकवाद को और बढ़ा दिया। जीवंत रंगों ने युग के आशावाद और आशा को दर्शाया। आर्टवर्क की समग्र संरचना ने आंदोलन और प्रगति की भावना व्यक्त की। यह ऐसा था जैसे पूरी दुनिया स्वतंत्रता और लोकतंत्र के एक समान भाग्य की ओर बढ़ी आंख रही हो। सोरियो के विजन को समझने के लिए हमें 19वीं शताब्दी के ऐतिहासिक संदर्भ में जाना होगा। यह राष्ट्रवाद के उदय से चिह्नित युग था। पूरे यूरोप में लोग एक साझा समुदाय से संबंधित होने की एक मजबूत भावना विकसित कर रहे थे। यह साझा समुदाय सामान्य भाषा, संस्कृति और इतिहास पर आधारित था। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये विचार फ्रांस की सीमाओं से बहुत दूर तक गूंजते रहे। पूरे महाद्वीप में राष्ट्रवादी आंदोलनों ने गति पकड़ी। लोगों ने मौजूदा व्यवस्था को चुनौती देना शुरू कर दिया। वे अब विदेशी शक्तियों या पूर्ण सम्राटों द्वारा शासित नहीं होना चाहते थे। राष्ट्रीय चेतना में यह उछाल विभिन्न कारकों से प्रेरित था। शिक्षा और साक्षरता के प्रसार ने लोगों के लिए विचारों और सूचनाओं को साझा करना आसान बना दिया। प्रेस और मीडिया के विकास ने राष्ट्रवादी भावनाओं को और बढ़ा दिया। आर्थिक आधुनिकीकरण ने भी एक भूमिका निभाई। इसके कारण एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसने अधिक से अधिक राजनीतिक भागीदारी की मांग की। राष्ट्रवाद के उदय का यूरोप के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। सदियों से महाद्वीप पर बड़े बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों का प्रभुत्व था। इन साम्राज्यों पर अक्सर राजवंशों का शासन होता था, जो राष्ट्रीय सीमाओं या पहचान के प्रति बहुत कम सम्मान रखते थे। उदाहरण के लिए, हैब्सबर्ग साम्राज्य में विभिन्न प्रकार के जातीय समूह शामिल थे। इनमें जर्मन, हंगेरियन, चेक, स्लोवाक, इटालियंस और अन्य शामिल थे। हालांकि राष्ट्रवाद की बढ़ती ताकत ने इन साम्राज्यों की वैधता को चुनौती देना शुरू कर दिया। लोग आत्मनिर्णय के लिए तरस रहे थे।
वे ऐसे नेताओं द्वारा शासित होना चाहते थे जो उनकी भाषा, संस्कृति और आकांक्षाओं को साझा करते हों। इससे पूरे यूरोप में क्रांतियों और स्वतंत्रता आंदोलनों की एक लहर दौड़ गई। 48 में फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में क्रांतियां भड़क उठीं। हालांकि ये क्रांतियां अपने सभी लक्ष्यों को तुरंत प्राप्त नहीं कर पाईं, लेकिन इन्होंने यूरोपीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। उन्होंने राष्ट्रवाद की बढ़ती शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने साम्राज्यों के अंतिम विघटन और आधुनिक राष्ट्र राज्यों के उद्भव के लिए मंच तैयार किया। बाद सल्काई